नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी। मैं प्रीति शर्मा आपके साथ खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। लखनऊ और देहरादून के बीच वंदे भारत ट्रेन शुरू, 8 घंटे 20 मिनट में पूरा होगा सफर। प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाई वर्चुअली हरी झंडी, सीएम धामी ने जताया आभार। सीएए लागू होते ही उत्तराखंड में भी अलर्ट, देहरादून, नैनीताल समेत कई शहरों में पुलिस की नजर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया इसे अभिनंदनीय कदम। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी, उत्तराखंड की भी 3 सीटों पर ऐलान। पौड़ी से गणेश गोदियाल, अल्मोड़ा से प्रदीप टमटा, टिहरी लोकसभा सीट से जोत सिंह गुसोला को बनाया उम्मीदवार। उत्तराखंड में आप और कांग्रेस को झटका, आपके पूर्व प्रत्याशी अजय जायसवाल ने बीजेपी के लिए सदस्यता। यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव अंकिता पाल ने भी थामा कमल। उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम, झोंकेदार हवाओं के साथ झमाझम बारिश का अलर्ट। चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में बर्फबारी की संभावना। रुक करते हैं खबरों की ओर। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 88वीं विशेष बैठक का आयोजन देहरादून के एक निजी होटल में किया गया है। इस बैठक में विभिन्न बैंकों के अधिकारी शामिल हुए। बता दें कि बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बैठक में शिरकत की। वहीं इस अवसर पर बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम सभी का ध्येय यही होना चाहिए कि सरकार की ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का लाभ जनता को मिले। खुशी है इस बात की कि हमने जो भी यहाँ पे सुझाव और जो हमने बैठकें यहाँ पे की है, और इससे पहले भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि इस बैठक में मैं था, माननीय मुख्यमंत्री जी थे। और आज चूंकि मेरे द्वारा ही इस बैठक को यहाँ पे लिया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जिम्मा मुझे दिया, मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूँ। तो उसमें और आज में थोड़ा पहले से बेहतर स्थिति में हम लोग हैं। लेकिन जैसा मुझे लगा कि हमारे यहाँ जो CD रेशो है ये थोड़ा पूरे प्रदेश भर का कम था, तो मैंने उसको कहा कि इसे थोड़ा बढ़ाने की आवश्यकता है। जैसे हमारे यहाँ पिछली बार जब हमने बात की थी तो 103 जगह ऐसी थी कि जहाँ पे बैंक्स नहीं पहुंच पाए थे, तो उसमें अभी तक 88 बैंक अभी तक हम खोल चुके हैं, यानी 15 सिर्फ बचे हैं। नगर के बाढ़ प्रभावित ग्राम चुकुम में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत प्रशासनिक अमले के साथ निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने इस गांव में स्थित नदी से होने वाली बरसात के दौरान ग्रामीणों की समस्याओं को मौके पर सुनते हुए मौजूद सिंचाई और वन विभाग के अधिकारियों को ग्रामीणों को बरसात के दौरान इस नदी से होने वाली परेशानियों को दूर करने के निर्देश दिए। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद इस गाँव में रहने वाले ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान को लेकर इसके द्वारा इस गांव का निरीक्षण किया गया है। की बसावट कुछ ऐसी है कि एक तरफ कोसी नदी बह रही है, एक तरफ पहाड़ है, और पूर्व में भी काफ़ी सारी नाप ज़मीन यहाँ पे कट चुकी है। आज गांव का विजिट किया गया है। इसके 2 पर्पज़ हैं। एक तो इरिगेशन डिपार्टमेंट ने यहाँ पे डिज़ास्टर मिटिगेशन के तहत एक योजना बनाई है, जिसमें कुछ पोर्शन में प्रोटेक्शन वॉल हैं, कुछ में एप्रन्स हैं, कुछ में स्टड्स हैं, और उनको बना के बाढ़ का जो पानी है नदी का, वो गाँव की तरफ ना कट के बीच बीच में रहे। नैनीताल जिले के ओखल कांडा में हुए सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई थी। मृतकों के परिजनों ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि प्रशासन ने उन्हें 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक उन्हें केवल 2-2 लाख रुपए ही मुआवजा दिया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन पीड़ित ग्रामीणों की बात सुनने को तैयार नहीं है। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि बाकी बची धनराशि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से देना प्रस्तावित है और शासन में कार्यवाही चल रही है। अधिकारी ने 15 दिन का समय दिया था, आज 21 दिन हो गए, मांग पूरी नहीं हुई। मृतक परिजनों के दुखों को कुरेदने का काम किया जा रहा है। हमने तो पैसे मांगे नहीं थे। 4 लाख रुपए उन्होंने कहा देंगे। योगेश जिसके लिए लोग फोटो खिंचा रहे थे सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में जाके,
तमाम उन लोगों को मानवता खो गई है उनकी। उन्होंने फोटो खिंचाई, उसको 2 लाख रुपए योगेश को नहीं मिले, जिस 7 साल का बच्चा जो मरा, उसको 2 लाख रुपए जब मिले, जब मैंने 15 दिन पहले यहाँ हल्ला काटा। अब 2 लाख रुपए की राशि शेष बचती है और छिड़ाकान मिडान मोटर मार्ग ठीक होना मांगता है। दोनों में से कोई काम नहीं हुए। देखिए, एक दुर्घटना घटित हुई थी नवंबर के महीने में पिछले वर्ष। उसमें जिला स्तर से जो फंड्स होता है वो तत्काल जो प्रभावित थे उनको 2-2 लाख रुपया राहत सहायता रिलीज कर दी गई थी। साथ ही कुछ धनराशि माननीय मुख्यमंत्री विवेकाधीन से कोष से देने के लिए प्रस्तावित की गई है, जिसमें शासन स्तर पर ये प्रकरण विचाराधीन है। जहाँ तक सड़क की बात है, सड़क PMGSY के अंडर उसके अपग्रेडेशन के लिए फंड सैंक्शन हो चुका है, मेरे को एक्शन ने ऐसा बताया है, और साथ ही उसके टेंडर भी आमंत्रित कर दिए। उत्तरकाशी में पालिका के वार्ड नंबर 8 कालेश्वर मंदिर जोशियाड़ा में जल भराव से लोग परेशान हैं। उत्तरकाशी में जिला प्रशासन भले ही पूरी तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ हो, लेकिन जिले के कुछ गांवों ने विकास नहीं तो वोट नहीं की चेतावनी दी है। मंगलवार को नगरपालिका परिषद बड़ाहाट उत्तरकाशी के वार्ड नंबर 8 कालेश्वर मंदिर जोशियाड़ा लोगों ने जुलूस निकालकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने DM के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर चेतावनी दी। यदि जोशियाड़ा जल भराव का समाधान नहीं किया गया तो वार्ड नंबर 8 के समस्त परिवार लोकसभा और नगरपालिका चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। जो चुनाव बहिष्कार है, इस कारण है कि हमारे इलाके में जोशियाड़ा क्षेत्र में कालेश्वर मंदिर मार्ग में कोई भी विकास नहीं हो रहा है। पिछले 23 साल से हम लोग हर महीने हर डेट को यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की है। 8 जिलाधीश महोदय चले गए हैं, लेकिन वो भी आश्वासन दिया उन्होंने और दे के चले गए हैं। लोहाघाट स्थित अद्वैत आश्रम मायावती में मंगलवार को हिंदू पंचांग अनुसार स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस की 189वीं जन्मतिथि को बेहद ही उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर हुए प्रबोधन कार्यक्रम में रामकृष्ण परमहंस के जीवन पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला गया। प्रबोधन कार्यक्रम के बाद आश्रम में प्रसाद वितरण के साथ भंडारे का भी आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। उत्तराखंड में नारी शक्ति सम्मान 2024 का आयोजन किया गया। बता दें कि उत्तराखंड राज्य महिला आयोग के द्वारा सशक्त नारी सम्मान 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सुबोध उनियाल कैबिनेट मंत्री। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई, जिसमें 13 महिलाओं को उनके कार्य के लिए सम्मानित भी किया गया। आयोग ने एक बहुत अच्छी शुरुआत की यहाँ पे आज की, जिसमें उनका नारा था सशक्त नारी समृद्ध नारी, और सशक्त राष्ट्र के लिए दोनों चीज़ों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और जिस तरह आज राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही 13 महिलाओं को सम्मानित करने का काम किया गया, ये निश्चित रूप से महिलाओं को एक प्रेरणा भी देगा और महिलाओं के अंदर एक आत्मविश्वास को बढ़ाकर एक सफल नारी के रूप में अपने को स्थापित करने की प्रेरणा इससे मिलेगी। नारी और समृद्ध नारी को लेके आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें हमने 13 महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली उनको सम्मानित किया है, और महिलाएं सशक्त हो, कैसे आगे बढ़े, उन्हें कैसे प्रेरणा मिले। तो इन महिलाओं से उन्हें प्रेरणा मिलेगी कि हम आज महिलाएं कमज़ोर नहीं है, सशक्त है, हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं, बढ़ चढ़ कर उनकी भूमिका है। और मुझे लगता है कि परिवार की केंद्र बिंदु महिला होती है। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। करण महरा ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस ने आज तक भारत के संविधान को स्वीकार नहीं किया है। साथ ही कहा कि दूसरी तरफ बीजेपी सांसद बयान दे रहे हैं कि हमें 400 सीटें चाहिए ताकि हम संविधान को बदल सके। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस समय देश के संविधान को भारी खतरा है, क्योंकि बीजेपी के सांसद ही इस बात को कह रहे हैं कि 2024 के चुनाव में 400 का संख्या पार करते ही हम बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को बदल देंगे, और ये बड़ी चिंता का विषय है। इस समय देश को ऊपर उठाने के लिए आवश्यक है कि जातीय जनगणना के साथ साथ आर्थिक मैपिंग की भी आवश्यकता इस समय आ रही है, क्योंकि हमारे नीति निर्धारक जो कांग्रेस के विचारक हैं, उनका ये मानना है
कि देश के 99.50% से ज़्यादा लोग भागीदारी में पीछे हैं। एक विशेष वर्ग ही और कुछ ही जातियाँ ऐसी हैं जिनका सारी चीज़ों में कब्जा है। वहीं आर्थिक रूप में अगर आप देखें, देश के कुल 24 लोगों में 16 लाख करोड़ रुपए के कर्जे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माफ़ किए हैं। देखिए, जब मुद्दा विहीन कोई दल हो जाता है, इतना बड़ा दल है, बिना तथ्यों के जब बात बोलता है, भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को बदलने की कुवत किसी पे नहीं है। देश के संविधान की रक्षा करने वाला दल हमारा भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के कालखंड से ही है। आखिर वो दिन भूल गए थे, इमरजेंसी लगाई जा रही थी, संविधान की धज्जियां उड़ रही थी, उस पर कांग्रेस क्यों नहीं बोलती है? हमने उस कालखंड में भी संविधान रक्षा के लिए हमारे नेता जेलों में गए, उन्हें अत्याचार से, और आज जो लोकतंत्र का संविधान मजबूती के साथ खड़ा है मोदी जी के नेतृत्व में, उसमें और बल मिल रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। सितारगंज विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अजय जायसवाल ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी की सदस्यता ली है। जो जनप्रतिनिधि वहां से जुड़े और आज बंगाली समुदाय के अनेकों जनप्रतिनिधि, आप जैसे हमारे अजय जायसवाल जी हैं, आप चेयरमैन रहे हैं शक्ति फॉर्म के, और ऐसे इनके साथ बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ जुड़े हैं। हमारी बहन अंकिता पाल अभी मूलतः पिथौरागढ़ की हैं और यूथ कांग्रेस की महासचिव है। आज उन्होंने सत्ता ग्रहण की, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। और मैंने जैसे कहा कि हम धीरे धीरे हर लोकसभा जो हमारा लक्ष्य था 5 लाख से लोकसभा जीतना, उस क्रम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले आज अजय जायसवाल जी और अंकिता बहन का, हमारी बहन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दोनों जनप्रिय नेता भी रहे हैं। अजय जायसवाल जी हमारे शक्तिगढ़ नगर पंचायत के चेयरमैन रहे हैं और इंडिपेंडेंट चेयरमैन रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि इंडिपेंडेंट जीतना कितना मुश्किल होता है। और 2022 में आम आदमी पार्टी से ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े थे सितारगंज से, और 12,800 वोट के आसपास ये ले गए थे, जो कि सेकंड हाईएस्ट आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कोई भी कैंडिडेट वोट ले गया था, उसमें सेकंड हाईएस्ट यही थे। मैं इनका धन्यवाद करता हूं, इनके साथ आए वो समस्त कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं। सच बताऊं तो वास्तविक तौर पर आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि आज मेरे गले में भगवा रंग का पट्टा लग चुका है, और जो कहीं ना कहीं हमें हिंदुत्व हमारे अंदर जगाता है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कांग्रेस पार्टी में आप देख रहे हैं कि किस तरीके के हालात हो रहे हैं। वहाँ पर कोई अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं है, और वहाँ पे सिर्फ एक दूसरे को नीचे दिखाने की राजनीति की जा रही है। हम लोग अभी बहुत स्टार्टिंग अभी हमारा है, तो हमें चाहिए कि कोई हमें समझे और हमारे साथ चले। तो आपको पता है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है और सभी युवा लोग बढ़ चढ़कर भाजपा जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। मंगलवार को रामनगर में रामनगर विधानसभा क्षेत्र के लोकसभा चुनाव कार्यालय का शुभारंभ पैठ पड़ाव क्षेत्र में विधिवत रूप से पूजा अर्चना के बाद किया गया। हालांकि अभी बीजेपी हाईकमान द्वारा पौड़ी लोकसभा क्षेत्र में प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है। कार्यक्रम में मौजूद दीवान सिंह बिष्ट ने कहा कि शीघ्र ही प्रत्याशी की घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। पार्टी हाईकमान पौड़ी सीट पर जिसे भी प्रत्याशी बनाएगी, पार्टी कार्यकर्ता पूरी मेहनत के साथ अपने प्रत्याशी को भारी बहुमत के साथ जीत दिलाने का काम करेंगे। फूल चुनाव लड़ेगा, इसलिए हम अपना कार्यालय भी खोल रहे हैं, अपने कार्यक्रम हम सब पूरे कर रहे हैं। जो भी आएगा भारतीय जनता पार्टी का ही कोई वरिष्ठ कार्यकर्ता आएगा, और हम सब लोग कमल के साथ वाले हैं, उसके विचारों से जुड़े वाले हैं, उसकी नीतियों से जुड़े वाले लोग हैं। नहीं, जो हमारे पार्टी संगठन के जो नित्य कार्य हैं और जो हमारे आवश्यक कार्य हैं वो लगातार पूरे 5 साल चलते रहते हैं। और प्रत्याशी चूंकि चयनित होना है तो वो कोई बड़ा प्रक्रिया नहीं है, वो हो जाएगा, लेकिन संगठन अपना कार्य करे। इस लिहाज से हमारे जो संगठन के कार्य हैं उसको हम पूरा कर रहे हैं, और हमारा आज ये कार्यालय खुल गया है। और पूरे प्रदेश के अंदर हमारे लोकसभा में जो हमारे चुनाव कार्यालय विधानसभा के अंदर खुलने हैं वो 80% से ज़्यादा खुल चुके हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
वहीं सरकार द्वारा जनता के लिए बनाई गई योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति काम करती है, जिसने अपनी समीक्षा बैठक में पाया कि प्रदेश में कई जिले ऐसे हैं जो आज भी सरकारी योजनाओं को धरातल पर लागू करवा पाने में पीछे हैं। पहले नंबर पर टिहरी जिला योजनाओं को इम्प्लीमेंट करवाने में शामिल है, जबकि दूसरे नंबर पर देहरादून और तीसरे नंबर पर उधम सिंह नगर रहा है। बाकी जिलों में अपने कार्यशैली में सुधार के निर्देश दिए गए हैं। जिला द्वितीय आया है और उधम सिंह नगर जिला तीसरे स्थान पर रहा है। लगभग कुल मिलाकर 16-17 विभागों के 30 से 32 जो योजनाएं चलती हैं, उन जिलों का जिला स्तर पर और मंडल स्तर पर किस प्रकार से क्रियान्वयन हो रहा है, उस क्रियान्वयन में वहाँ लगे अधिकारी कर्मचारी उसको सही प्रकार से धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं, यह रैंकिंग रिपोर्ट बताती है। मुझे लगता है कई विभागों ने बहुत अच्छा काम किया है, कई विभागों को अपने काम में सुधार लाने की आवश्यकता है। लगातार इन सब बातों पर हम कोशिश कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में अच्छे परिणाम आएंगे। रुड़की के खंजरपुर गांव के सरकारी स्कूल से शर्मनाक कर देने वाला मामला सामने आया है। सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के सरकारी स्कूल के एक शिक्षक पर 13 वर्षीय छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में गांव के ग्रामीणों ने स्कूल के बाहर जमकर हंगामा काटा, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर शिक्षक को कोतवाली लेकर आ गई और शिक्षक से पूछताछ में जुट गई। वहीं छात्रा के परिजनों ने बताया कि उनके द्वारा कोतवाली में तहरीर दे दी गई है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। मामला यह है कि ये जो मास्टर है ये पहले भी लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर चुका। आज जो लड़कियों ने जो बताया है, बच्चों का मामला है, देखो नाबालिग बच्चे हैं सारी। अब ये मास्टर हरकतें उन्हें डराता था, धमकाता था, उनके साथ जो है छेड़खानी करता रहता था। आज ये मामला हमारी इन अशोक भाई के बच्चे के साथ हुआ, उसके उन्हें गले गुले पे काटा उठा भी, वो लड़की घर भाग गई। घर भाग के उन्होंने अपने पिताजी को नहीं बताया, माँ को बताया, तब जाके इसका संज्ञान हुआ। किस तरह का रोष है आप लोगों में? रोष बढ़िया है, ठीक ठाक है। इसे मार पिटाई नहीं करने दी आज हमने, नहीं तो सब पूरा गांव इकट्ठा हो रहा था। पूरे गांव की इच्छा थी कि इसे जूते। पुलिस का कहना है इसके खिलाफ मुकदमा हो रहा है। बक्सर से खबर है, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया है। साथ ही विधायक और सांसद को भी आड़े हाथों लिया है। साथ ही कहा कि वो लोकसभा चुनाव में नोटा का बटन दबाएंगी। बता दें कि बक्सर ब्लॉक में पिछले 23 दिनों से अपनी मानदेय बढ़ाई जाने जैसी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कार्य का बहिष्कार कर धरने पर हैं। आज उनसे भी पूछना चाहती हूँ कि इतने दिन से हम लोग बैठे हैं तो हमारे बीच क्यों नहीं आ रहे? क्या चुनाव के टाइम पे उन्हें वोट लेने हमारे घर घर नहीं आना है? हमारे समस्याओं के बीच में नहीं आ रहे हैं, वो तो कब आएंगे हमारे लिए? क्यों उन्हें हमें विधायक और सांसद बनाए जाते हैं? वो इसीलिए तो बनाए जाते हैं कि कल के दिन हमारी कोई समस्या हो तो वो हमारे बीच आ सके, हमारी समस्या को सुने। और हम बस ये चाहते हैं कि अब ये जो चुनाव होने वाला, अगर हमारी मांगें वृद्धि नहीं होती, हमारी मांगों पे कोई सुनवाई नहीं होती है, तो हम पूर्ण रूप से चुनाव का बहिष्कार करें। हमारा जो है धरने का 23वां दिन है, लेकिन सरकार हमारी सुध ही नहीं ले रही है और इतनी अन्य घोषणाएं तो कर रही है, इतनी अन्य घोषणाओं पे पैसा बर्बाद कर रही है, लेकिन उन्हें आंगनवाड़ियाँ नहीं दिखाई दे रही हैं कि जो लगातार 23 दिन से धरने पे बैठी हुई हैं। बाकी जो हमारी प्रक्रिया है वो कहीं तक नहीं पहुंची सरकार की नज़रों में। हम जहां थे वहीं के वहीं हैं। हमें आचार संहिता भी लगती है तो हम कार्य बहिष्कार करेंगे, अपने सेंटरों पे बैठ के करेंगे। दूसरा, हम सरकार का बहिष्कार करेंगे, हम नोटा दबाएंगे। हमें ऐसी सरकार की जरूरत नहीं है जो महिलाओं का क्या करती हैं, महिला सशक्तिकरण कर रही हैं, लेकिन 1% भी नहीं हो रहा है। बताओ क्या हो रहा है? डीलरों का काम हमें थमा दिया, बीएलओ का काम हमें थमा दिया। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज़।